वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस, ओके। So, in the previous lectures, we have completed rights of auditors, duties of auditors, spatial audit, branch audit, qualifications, disqualifications. Okay. Then we have started in last lecture appointment of means appointment procedure of auditor under Companies Act 2013 अंडर सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट देखा हमने नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए। ओके, देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए, देन नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए सब्सिक्वेंट फर्स्ट ऑडिटर का देखा, फिर बाद में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का प्रोसीजर देखा कि दोनों कंपनीज के लिए किस तरह से होगा। ओके, इन बोथ द केसेस वी हैव सीन फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। देन उसके बाद हमने देखा कि अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ अ कैजुअल वैकेंसीज, कैजुअल वैकेंसीज अगर अराइज होती है इन द बोथ द टाइप ऑफ कंपनीज, देन हाउ द ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन दैट कैजुअल वैकेंसीज। ओके, तो वो हमने देखा। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैग? कैग मतलब क्या होता है? क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में? कैग कौन होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैग? कौन बताएगा? किसको याद है? गवर्नमेंट ऑडिटर होता है, वेरी गुड। उसको कौन अपॉइंट करता है? President of India. President. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, yes, now who is the president of India nowadays? Who is the श्री current गिरीश president? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। नहीं, रामनाथ प्रेसिडेंट पूछा। रामनाथ मिस्टर कोविंद। गिरीश चंद्र मुर्मू सॉरी है, मैम। वो है कैग। वो गवर्नमेंट ऑडिटर है अभी फिलहाल। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी इज अ कैग। वो ऑडिटर है अभी, गवर्नमेंट ऑडिटर है वो, जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हुआ है लास्ट ईयर। ओके, प्रेसिडेंट अभी का कौन है? ऑल शुड नो करंट अफेयर्स। यस, वेरी गुड, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखा करो, या काम आएगा आप लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट में आगे चल के। ठीक है, सबको पता है ना, जॉब अगर ढूंढने जाते हो तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यस और नो? जनरल नॉलेज टेस्ट होता है, राइटिंग टेस्ट होता है, मैथमेटिकल होता है, आईक्यू टेस्ट होता है, ऐसे अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो, तो याद है गवर्नमेंट ऑडिटर। ओके, सर देन नेक्स्ट वन टॉपिक अंडर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर प्रोसीजर इज अ रैटिफिकेशन। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जब हम लोग करते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, किसी को कुछ बोलना है क्या? किसी का माइक ऑन हुआ था? नहीं, ओके। देन रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन मतलब मंजूरी देना। ठीक है, लिख के ले लो, बाद में नहीं तो याद नहीं रहेगा, हर बार बोलती हूँ मैं। रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन मतलब मंजूरी देना। अभी यहाँ पे मंजूरी कौन दे रहा है? बाय मेंबर्स। ओके, दैट मीन्स द शेयर होल्डर्स। We are talking about the subsequent auditors. Okay, so whenever there is a appointment of auditors, okay, at that time there should be a ratification by the members. मतलब members का मंजूरी होना चाहिए। Okay, at every annual general meeting they have to discuss with each other, they have to take the decision, they have to think. Okay, and they have to give the ratification in every annual general meeting till the sixth annual general meeting. Okay, till the sixth annual general meeting pass the ordinary resolution. जब तक छठवीं मीटिंग का रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, तब तक हर मीटिंग में उनको रैटिफिकेशन करना है ऑडिटर को। मतलब हर बार वो ऑडिटर को मंजूरी देते जाएंगे कि इसको रखना है, नहीं रखना है, रखना है, नहीं रखना है। अंडरस्टैंड? तो वो रैटिफिकेशन होना चाहिए। इफ देयर इज नो रैटिफिकेशन, अगर ऐसा कोई रैटिफिकेशन नहीं है मेंबर्स का कंपनी में, ओके, बाय द मेंबर्स, दैट इज द बोर्ड, सॉरी मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स बोला था मैंने तभी, मेंबर्स दैट मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है,
सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वहां पे क्या होना चाहिए, रैटिफिकेशन होना चाहिए। अगर रैटिफिकेशन नहीं है, देन दे कैन अपॉइंट द अनदर पर्सन, अनदर इंडिविजुअल पर्सन और द अनदर पार्टनरशिप फर्म एज अ ऑडिटर फॉर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। बराबर। अभी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर उसमें क्या आता है, जैसे कि सर्टिफिकेट देना उसको, उसको इंटीमेट करना कि भाई आपको अपॉइंट किया गया है ना, उसको सर्टिफिकेट राइटिंग में लिख के देना कि आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि नहीं। whatever the whatever criterias are laid down in the particular section of the appointment, जो भी अपॉइंटमेंट का सेक्शन रहेगा उस सेक्शन में क्या क्या क्राइटेरियाज दिया हुआ है, बराबर, ये सारी चीज में उसमें क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। गॉट इट, समझ में आया। उसके साथ साथ इंक्लूड होगा, दैट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द रोटेशन, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ओके, पहले रैटिफिकेशन समझ में आया कि रैटिफिकेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रैटिफिकेशन, ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर। भूलोगे तो नहीं ना कि रैटिफिकेशन बाय मेंबर्स क्या होता है, यस और नो। यस, ओके, वेरी गुड। रैटिफिकेशन मतलब इतना ध्यान दो कि मंजूरी होना चाहिए, जो भी बोर्ड मेंबर्स है उनका मंजूरी होना चाहिए हर एनुअल जनरल मीटिंग में फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए। देन नेक्स्ट वन, दैट इज द रोटेशन। रोटेशन मतलब क्या होता है, रोटेशन मतलब एक पर्टिकुलर हम लोग क्या रखते हैं, पीरियड रखते हैं ना, जैसे कि 5 साल के लिए रहेगा, फिर अगले 5 साल के लिए ऑडिटर को रखना है नहीं रखना है, फिर अगले 5 साल के लिए। तो इस तरह से उसका रोटेशन होता रहेगा, वेदर इट इज इंडिविजुअल ऑडिटर और वेदर इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है, बराबर, इफ द इंडिविजुअल ऑडिटर इज देयर इन द अदर प्रिस्क्राइब कंपनीज अदर देन द लिस्टेड कंपनी, बराबर, लिस्टेड कंपनी का वो ऑडिटर नहीं है, नॉर्मल सादी कंपनी का ऑडिटर है, ठीक है। तो तभी जो भी कंपनीज उसको अपॉइंट करेंगी या फिर रीअपॉइंट करेंगी एज अ इंडिविजुअल ऑडिटर, दैट विल बी फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years। वन टर्म मतलब उसका कितना साल होगा, 5 साल का एक रोटेशन होगा उसका, कितना, वन टर्म का रोटेशन। वन टर्म रोटेशन मतलब 5 consecutive years, जो भी आने वाले 5 साल रहेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। देन सेकंड, पार्टनरशिप फर्म में अगर आप क्या करते हो कि अदर देन द लिस्टेड कंपनी अगर पार्टनरशिप फर्म का ऑडिटर बना हुआ है, ठीक है, अदर देन द लिस्टेड कंपनी का अगर पार्टनरशिप फर्म ऑडिटर बना हुआ है, देन the company shall appoint or reappoint and the partnership firm as an auditor for more than 2 terms, 2 terms of consecutive 5 years। तो उनको 2 terms में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा अगर पार्टनरशिप फर्म है तो। इंडिविजुअल के लिए 1 term और पार्टनरशिप फर्म के लिए 2 term। रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं क्या रोटेशन को, रिक्रूटमेंट नहीं, रिक्रूटमेंट मतलब उसका अपॉइंटमेंट हो गया ना, लेकिन उसका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो रोटेशनल बेसिस पे कितने सालों के लिए होगा, दैट इज रोटेशन। अंडरस्टैंड, रिक्रूटमेंट तो उसका अपॉइंटमेंट ही हो रहा है ना एक तरह से, वो तो हो गया ना, लेकिन जब उसका डिसीजन होता है कि कितने पीरियड के लिए उसको रखना है, 1 term के लिए रखना है, इंडिविजुअल है तो 1 term के लिए 5 साल रहेंगे उसके, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो 2 term के लिए कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स उसके 5 साल रहेंगे। क्लियर, समझ में आया, इस तरह से। ऑल ऑफ यू गॉट इट, दैट इज द रैटिफिकेशन एंड रोटेशन। ये ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कैजुअल वैकेंसी का, है ना, यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन है दैट इज द रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट के अंडर ही रीअपॉइंटमेंट आता है, अपॉइंटमेंट ही है ना एक तरह से, रीअपॉइंट कर रहे हो मतलब क्या, अपॉइंटमेंट ही कर रहे हो ना, भले भले ही आप उसको रीअपॉइंट कर रहे हो, पहले भी वो आपकी कंपनी में था, अभी फिर से आप उसको रीअपॉइंट करना चाहते हो, दैट इज द रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के अंडर अगर आप रीअपॉइंटमेंट की बात करते हैं, दैट मीन्स वो कैसे होता है। सो इन केस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, अगर कोई रिटायर हो रहा है ऑडिटर, उसी को आप फिर से अगर अपॉइंट कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ओके, एंड दैट रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज हैपन इन केस ऑफ अ एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में रीअपॉइंटमेंट होता है, बराबर, एनुअल जनरल मीटिंग में रीअपॉइंटमेंट होता है। तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर होता है ऑलरेडी, वो अगर रिटायर होने जा रहा है तो रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो काम करना चाहता है
अपने आप को रीअपॉइंट करवाना चाहता है तो, या फिर कंपनी उसको रीअपॉइंट करवाना चाहती है, तो उसके लिए कंडीशन है। देखो, द रिटायरिंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड, क्या लिखा हुआ है, द रिटायरिंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड, लेकिन कब उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, चलो ठीक है, तो कब उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, इफ ही इज नॉट डिसक्वालिफाइड फॉर द रीअपॉइंटमेंट, उसको हम रीअपॉइंटमेंट तभी कर सकते हैं जब वो डिसक्वालिफाइड नहीं होगा, दैट मीन्स ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द रीअपॉइंटमेंट, बराबर। तो जो भी कंडीशन है रीअपॉइंटमेंट के लिए वो फुलफिल होनी चाहिए और वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। मे भी हो सकता है कि वो तो रिटायर होने आया है, रिटायर होते होते में हो सकता है कि उसी के कंपनी में उसका कोई रिलेटिव जॉब पे लग गया, बराबर, रिटायर होने के बाद, अंडरस्टैंड। तो उसके रिटायरिंग डेट के टाइम पे अगर उसी का कोई रिलेटिव या पार्टनर उस कंपनी में ज्वाइन हो गया, तो फिर वो जो ऑडिटर है जो रिटायर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालिफाइड हो जाएगा, फिर वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका रिलेटिव ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है, बराबर ना। इस तरह से तो इसीलिए क्वालिफाइड होना चाहिए, डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। then he has to inform to the company about his willingness। अभी कोई भी आदमी रिटायर हो रहा है, सोचो आप लोग कंपनी में हो, ठीक है, जैसे कि रजनीश मेरे कंपनी में काम कर रहा था एज अ ऑडिटर, उसको काम कर करके अभी वो रिटायर होने को आया, ठीक है। तो रिटायरिंग अगर उसका हो रहा है, तो जब वो रिटायर हो रहा है होके जा रहा है, तो जब तक वो मुझे बताएगा नहीं एज अ मैनेजमेंट मेंबर्स को, तो पता चलेगा क्या कि वो रीअपॉइंट होना चाहता है, स्टिल ही इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू द वर्क, मुझे कैसे पता चलेगा, ऐसे ओरली थोड़ी पता चलेगा, इतने साल मेरे कंपनी में काम किया है तो थोड़ी कंपनी को पता चलेगा कि हाँ वो ज्वाइन होना चाहता है, जब तक वो खुद नहीं बताएगा तब तक, अंडरस्टैंड। सो ही शुड टेल हिज विलिंगनेस टू द कंपनी इन राइटिंग, वो राइटिंग में उसने कंपनी को बताना चाहिए, आई एम विलिंग टू डू द आई एम विलिंग टू रीअपॉइंट इन द सेम कंपनी एज अ ऑडिटर, ओके। देन थर्ड क्या कंडीशन है, थर्ड ये कंडीशन है कि स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास टू रिअपॉइंट द रिटायरिंग ऑडिटर। उसके लिए जब वो रिटर्न अपना विलिंगनेस बताएगा, ठीक है, जब रजनीश बताएगा कि मुझे काम करने की इच्छा है फिर से और कंपनी में रिटायर होने के बाद भी, तो फिर उसका एप्लीकेशन क्या किया जाएगा, आगे फॉरवर्ड किया जाएगा मीटिंग में, बराबर। जब कभी भी उसके बाद मीटिंग होगा तो मीटिंग में फॉरवर्ड किया जाएगा, एंड इन दैट मीटिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन विल बी पास, बराबर। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो सकता है मे बी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू ऑडिटर और मे बी फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर। हो सकता है कि अभी रजनीश ने बोला कि मुझे काम करने की इच्छा है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर जो भी रहेंगे वो क्या करेंगे, अपने मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करेंगे कि रजनीश को रखना है कि नहीं रखना है एज अ रीअपॉइंटमेंट, या फिर हमें कोई नया ऑडिटर अपॉइंट कर लेना चाहिए, अंडरस्टैंड। सो दैट इज द कंडीशन, गॉट इट। समझ में आया। सो दैट इज द रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 में, गॉट इट। बराबर। और अगर कोई नया ऑडिटर, देखो अभी रजनीश अगर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, लेकिन अभी भी मैंने अपनी कंपनी के लिए कोई भी ऑडिटर, नया ऑडिटर चूज नहीं किया हुआ है, अभी भी अपॉइंट नहीं किया हुआ है, जबकि मुझे पता है कि कल रजनीश रिटायर होने वाला है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, रजनीश को ही हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द अनदर पर्सन, ठीक है। समझ में आया। जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर रहेगा वही क्या करेगा, कंपनी का ऑडिटिंग संभालेगा इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड। क्लियर। एनी डाउट इन दिस नाउ, रैटिफिकेशन, रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट, डाउट है किसी को। रैटिफिकेशन मतलब मंजूरी देना, मंजूरी, ठीक है, जैसे कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स शेयर होल्डर्स को बोलेंगे चलो ठीक है आपने डिसीजन ले लिया ना, ओके फाइन चलो इसको अपॉइंट कर लेंगे हम लोग, इस तरह से मंजूरी होती है एक, ठीक है। तो ऐसा मंजूरी होना चाहिए मेंबर्स का उस मीटिंग में फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन, दैट इज रैटिफिकेशन।
मैम बोलो। केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रेटिफिकेशन कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं। क्या? मैम केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रेटिफिकेशन कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं। हाँ, अदर मतलब मेंबर्स। एक तरह से क्या बोला है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है, दैट सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स आर अपॉइंटिंग बाय द शेयर होल्डर्स ना। शेयर होल्डर्स अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में तो अपॉइंट करने ही वाले हैं, ठीक है, वो तो करेंगे ही। लेकिन जब वो करते हैं ना, सो एट दैट टाइम जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहते हैं ना, तो उनका भी मंजूरी होना चाहिए। अंडरस्टैंड? उनका भी मंजूरी होना चाहिए। अगर मंजूरी नहीं है, बराबर, अगर मंजूरी नहीं है तो फिर अभी बराबर है ना। देखो, अगर किसी को पता रहता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं, बताते नहीं है कि हम लोग किसके रिलेटिव है, क्या है। तो मे भी हो सकता है शेयर होल्डर्स को पता नहीं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो उसके बारे में सोचेंगे ना। दे ऑल्सो हैव टू थिंक ऑन दैट। अंडरस्टैंड? तो बोर्ड मेंबर भी उसके गो थ्रू करेंगे, जो भी रहेगा। फिर गो थ्रू करेंगे तो उनको पता रहेगा, तो वो अपनी मंजूरी देते हैं नहीं देते हैं, क्या पता। और मे भी हो सकता है कि उनको फिर जो उसका इंटरव्यू हुआ रहेगा वो पसंद नहीं आया रहेगा, उसमें उनको कुछ खामियां नजर आई रहेंगी जो शेयर होल्डर को नहीं नजर आई। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरह से डिस्कशन होता रहता है और इस तरह से मंजूरी दी जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर अपॉइंटमेंट करते समय बोर्ड ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज बोर्ड ऑफ मेंबर्स, ओके, ऑफ द कंपनी, ओके, शैल अपॉइंट द अनदर इंडिविजुअल। देन उसकी वजह से क्या होगा, फिर अगर उनकी मंजूरी नहीं है तो दे विल अपॉइंट द अनदर इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप फर्म, by providing the certificate, by giving the intimation, okay, by giving the rotation to them, फिर उनको रोटेशन पे रखा जाएगा। Got it? यस मैम। मैम हाँ। ऑडिटर का किसी भी कंपनी में कितना साल तक टेन्योर रहता है, मतलब क्या कितना क्या साल क्या? तक, कितना साल तक वो जॉब कर सकता है एज ए ऑडिटर किसी कंपनी दैट इज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन नॉर्मल कंपनी रहेगा तो वन टर्म रहता है इंडिविजुअल के लिए, दैट इज 5 years। और पार्टनरशिप फर्म के लिए 2 टर्म कंसिडर किया जाता है फॉर द 5 years। में। ओके मैम। ओके। और किसी को डाउट है? अगर देखो, रोटेशन मतलब क्या होता है कि वो कितने साल तक, कितने टर्म तक काम करेगा। सो मोर देन वन टर्म अगर बोल रहे हैं तो मोर देन वन टर्म मतलब क्या, एक से ज्यादा, 5 साल तक भी काम कर सकता है, 5 साल से ज्यादा भी काम कर सकता है ना। समझ में आया? इंडिविजुअल है तो। लेकिन अगर बीच में ही उसको निकाला गया, नया अगर अपॉइंटमेंट किया गया, तो फिर से उसके लिए वन टर्म शुरू हो जाएगा, नया कॉन्जिक्यूटिव ईयर शुरू हो जाएगा। गॉट इट? और पार्टनरशिप फर्म रहता है तो उनके लिए मोर देन 2 ईयर, 2 टर्म्स कंसिडर किया गया है। More than 2 terms of 5 consecutive years. Okay. देन रीअपॉइंटमेंट, इसमें किसी को डाउट है? रीअपॉइंटमेंट रिटायरिंग ऑडिटर का किस तरह से किया जाता है? देखो, दिस इज द प्रोसीजर जो आपको समझ के लेनी है कि प्रोसीजर कैसे होती है, कौन अपॉइंट करता है, कौन रिजोल्यूशन पास करता है कि नहीं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या डिसक्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या कंडीशंस होते हैं, कितने दिनों के अंदर अपॉइंट कर लेना चाहिए, बराबर, यही चीजें हैं। मैम। ओके। मैम। हाँ। मैम पार्टनरशिप फर्म के लिए मोर देन 2 टर्म्स आपने बताया, हाँ, वो मोर देन 2 टर्म्स, और इंडिविजुअल के लिए 1 टर्म। वो कितना ईयर होगा मोर देन 2 टर्म्स? हाँ, ईयर कितना होगा, 5 ईयर्स? कॉन्जिकेटिव 5 years ही रहेगा। जो एक टर्म का, जैसे एक टर्म होता है ना, 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल का जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंटरवल्स, वैसा इंटरवल। क्लियर? यस मैम। और नो डाउट? चले आगे बढ़े अभी।
अभी रिमूवल ऑफ ऑडिटर है, देखो अपॉइंटमेंट हो गया, रीअपॉइंटमेंट हो गया, रोटेशन हो गया, है कि नहीं, कैजुअल वैकेंसी का अपॉइंटमेंट हो गया, बराबर। तो अभी रिमूवल ऑफ ऑडिटर, उसको हम लोग रिमूव ही कर सकते हैं। एज अ कंपलसरी ऑडिटर की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 के अंडर प्रोसीजर दिया गया है कि उसे कैसे आप रिमूव कर सकते हो, बराबर। Understand? So for the removal of auditor, first the company have to make an application. अगर कोई कंपनी किसी ऑडिटर को निकालना चाहती है तो कंपनी ने सबसे पहले क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ ADT 2। ADT 2 करके ऐसा फॉर्म आता है नाम का, उस ADT 2 फॉर्म को क्या करना चाहिए, भरना चाहिए, और उस फॉर्म को भर के सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए। सबसे पहले तो अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। एंड दैट एप्लीकेशन शुड बी मेड विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। मतलब क्या रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, मतलब अभी जब कंपनी ने सोचा है कि इस पर्टिकुलर ऑडिटर को निकालना है, तो क्या ऐसे ही सोच लिया क्या मन में, नहीं, उन्होंने क्या किया रहेगा, मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया रहेगा, बराबर। बोर्ड मीटिंग ने रिजोल्यूशन पास किया रहेगा कि इस ऑडिटर को निकालना है। तो जब वो रिजोल्यूशन पास किया गया, विद इन दैट 30 days द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी मेड, बराबर। एंड इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, देन द कंपनी शैल होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग। तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको अप्रूव में मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, तो तभी मेंबर्स ने क्या करना चाहिए, विद इन 60 days शेयर होल्डर्स का एनुअल जनरल मीटिंग बुला लेना चाहिए। समझ में आया? तो उस एनुअल जनरल मीटिंग में फिर क्या होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा उस मीटिंग में, understand, then the resolution will get passed in that annual general meeting, and in that meeting they have to give the reasonable opportunity to the auditor also। उस मीटिंग में ऑडिटर को भी बुलाया जाएगा और ऑडिटर को चांस दिया जाएगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, उसको भी चांस मिलना चाहिए ना, ऑडिटर को वो निकालना चाहते हैं लेकिन ऑडिटर को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए भाई। ऑडिटर को भी पता होना चाहिए उसको क्यों निकाल रहे हैं, वो भी अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, तो ऐसा मौका देना चाहिए, अंडरस्टैंड। इसीलिए उसको वो मौका दिया जाएगा, बीइंग हर्ड बिफोर द रिमूवल और एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, अंडरस्टैंड। बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, देखो 1 टर्म का जो उसको दिया हुआ रहेगा, रोटेशन दिया रहेगा, रोटेशन अभी तक उसका खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म अगर उसको निकाला जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए, और उसकी बात भी सुन के लेनी चाहिए कि वो क्या बोलना चाहता है, अंडरस्टैंड, वेदर ही वॉज इनोसेंट और नॉट, वेदर ही इज रियली इंड्यूल्ड इन दैट फ्रॉड और नॉट, वॉट एवर द सिचुएशन, बराबर। तो उसको भी सुन के लेना चाहिए। समझ में आया? दैट इज द रिमूवल ऑफ ऑडिटर। तो इस तरह से वो रिमूवल ऑफ ऑडिटर, उसके सुनने के बाद फिर डिसीजन लिया जाता है कि उसको निकालना है कि नहीं निकालना है, बराबर। ये एक प्रोसीजर हो गया फॉर द निकालने के लिए, जिसको जबरदस्ती हम लोग निकाल रहे हैं, बराबर। अंडरस्टैंड? एनी डाउट इन दिस? इसमें फर्स्ट पॉइंट में समझ में है आपको कि ऑडिटर को किस तरह से रिमूव करना है आपको, मतलब सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या करना है, अप्रूवल लेना है। ADT 2 न करके फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरना है, और उस फॉर्म को भरने के बाद फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगा। फिर अप्रूवल मिलने के बाद विद इन 60 days में आपको फिर से मीटिंग बुलाना है, उस मीटिंग में ऑडिटर को बुलाना है और ऑडिटर का भी बात आपको सुन के लेना है। ऐसा नहीं कि ऑडिटर का आप कुछ भी नहीं सुनोगे, उसको बोलने का चांस नहीं दोगे और उसको हकाल दोगे, ऐसा नहीं। वो क्या ऐसा वैसा पर्सन नहीं होता है ऑडिटर। ऑडिटर इज अ लीगल पर्सन, लीगली आपने उसको अपॉइंट किया था ना, देन लीगली यू हैव टू प्रूव व्हाई यू आर रिमूविंग हिम, अंडरस्टैंड, व्हाट इज द रीजन, एंड ऑल्सो यू हैव टू हर्ड हिम, ओके। आपको उसको सुनना चाहिए निकालने के पहले, गॉट इट, दैट इज द प्रोसीजर। एनी डाउट इन रिमूवल? नो डाउट? किसी को डाउट है इसमें? रिमूवल ऑफ ऑडिटर में अंडर सेक्शन कैसा किया जाता है, सिंपल प्रोसीजर है, देखो सिंपल प्रोसीजर है, समझा ना। अगर कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाया, बोर्ड मीटिंग में कंपनी वालों ने डिसाइड किया कि ये ऑडिटर का काम अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये है, या किसी से कोई कंप्लेंट आया या उसने कोई फ्रॉड किया पता चला, तो फिर बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया जाएगा कि इस ऑडिटर को हटाया जाए, बराबर।
लेकिन ऐसे तो हटा नहीं सकते, है ना। तो फिर लोग क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका नाम है ADT 2 करके, ऐसा फॉर्म आता है प्रिस्क्राइब फीस के साथ। जो भी प्रिस्क्राइब फीस रहेगी वो फीस भरने का, फॉर्म भरने का, और गवर्नमेंट को बताने का हम इस ऑडिटर को निकालना चाहते हैं। ठीक है, फिर बाद में गवर्नमेंट वो सब चेक करेगी, देखेगी क्या मैटर है क्या नहीं, फिर उस हिसाब से अप्रूवल देगी। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा कि ठीक है आप उसको निकाल सकते हो, तो फिर उसके बाद 60 डेज के अंडर अंडर उनको क्या करना है, मीटिंग बुलाना है फिर से। अंडरस्टैंड, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना है। और वो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होगा, ऑडिटर को भी बुलाया जाएगा, ऑडिटर को भी सुन के लेना है आपको कि ऑडिटर क्या बोलना चाहता है। उसके पास से भी रिटर्न कंसेप्ट, मतलब अभी मैं बोल रही हूँ सुनना है, मतलब क्या, वो राइटिंग में लिख के देगा। ठीक है, वहां पे भी, क्योंकि उनके पास भी प्रूफ होना चाहिए ना कि ऑडिटर ने क्या लिख के दिया था, और उसे हमने कैसे प्रूव किया कि वो फ्रॉड है किया करके उसने, या वो इनोसेंट है करके, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें रिटर्न में होती है, ठीक है, राइटिंग में होती है मतलब। देन आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर हियरिंग द ऑडिटर, okay, after hearing the auditor they will take the decision, that is it. Okay, देन सेकंड अभी रिमूवल ऑफ ऑडिटर कैसा है, खुद से कोई ऑडिटर है वो खुद अपने आप को रिजाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, रिजाइन कर रहा है, वो खुद रेजिग्नेशन दे रहा है। बराबर, रेड कलर ही अच्छा लगेगा शायद से। ओके, अभी जो रिमूवल ऑफ ऑडिटर प्रोसीजर है उसमें सेकंड पार्ट है, दैट इज द रेजिग्नेशन। बराबर, द ऑडिटर हु हिमसेल्फ गिविंग द रेजिग्नेशन। तो फिर अगर वो रेजिग्नेशन खुद से दे रहा है तो इन दिस केस, ओके, अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, द ऑडिटर हु इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, ही हैज टू फाइल अ स्टेटमेंट। उसने राइटिंग में लिख के देना चाहिए, कौन से फॉर्म में, फॉर्म ADT 3 में लिख के देना चाहिए कंपनी को। उसका रीजन लिख के देना चाहिए, व्हाई ही इज रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी। बराबर, रीजन के साथ लिख के देना चाहिए। वो तो लिख के देगा कि आई वॉन्ट टू रिजाइन, आई एम रिजाइनिंग, बट वाई, द कंपनी नीड्स द रीजन। ठीक है, जब तक वो रीजन नहीं देता तब तक उसको निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो अच्छा ऑडिटर रहा तो। बराबर, तो अच्छे लोगों को इतने जल्दी खोते नहीं है कंपनी वाले, कभी कभी, वो ध्यान दो। बराबर, आपको वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, नहीं नहीं आप मत जाओ, मैं आपको सैलरी बढ़ा के दूंगा, मैं आपको इंसेंटिव दूंगा, मैं आपको हॉलीडे पैकेज दूंगा, है कि नहीं। ये सब, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या, नहीं ना, समझ में आया। टू द कंपनी तो रिटर्न में स्टेटमेंट लिख के देगा। ओके, एंड ऑल्सो ही विल गिव्स द स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट, ओके, टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेजिग्नेशन। जब वो रेजिग्नेशन लिख के देता है कंपनी को, उसके 30 डेज के अंडर अंडर रजिस्ट्रार के पास उसने ये क्या करना चाहिए, फॉर्म जमा कर देना चाहिए 140 सबसेक्शन 2 का, रजिस्ट्रार को। ओके, विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार, दोनों को, कंपनी को भी देगा और रजिस्ट्रार को भी देगा। 30 डेज में वो रेजिग्नेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन 30 डेज के अंदर अंदर वो स्टेटमेंट ये फाइल करेगा AD 2 फॉर्म में। बराबर, समझ में आया। अगर गवर्नमेंट कंपनी का है, अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर होगा, तो फिर ये जो स्टेटमेंट रहेगा, दैट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी फाइल्ड विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कैग होगा ना, कैग के पास वो क्या करेगा, अपना स्टेटमेंट सबमिट करेगा, और नॉर्मल कंपनी रहेगा तो ऐसे करेगा। ठीक है, ADT 3 फॉर्म में करेगा, अदरवाइज ही विल गिव द स्टेटमेंट इन राइटिंग टू द कैग विथ हिज रीजन, शोइंग द रीजन। ठीक है, गॉट इट। और कैग में गवर्नमेंट ऑडिट, अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं ना, तो कंपलसरी होता है राइटिंग में आपको रीजन देना, कंपलसरी, हाँ, रीजन देना बहुत जरूरी होता है। ओके, एंड अगर जो भी सेक्शन दिया हुआ है फॉर द रेजिग्नेशन पर्पस के लिए, आपको बोला गया है कि अगर आप रिजाइन करना चाहते हो तो आपको जो भी प्रोसीजर है सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 की, वो फॉलो करनी चाहिए, ऐसे बोला गया है। बराबर, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, उसके अंडर ऐसे लगा कि आपने रीजन गलत बताया हुआ है या कुछ भी ये किया हुआ है, मिसकम्युनिकेशन किया हुआ है,
बराबर। तो मतलब आप डिफॉल्टर हो गए, बराबर। तो इन दैट केस द ऑडिटर विल बी पनिशेबल, ऑडिटर को पनिशमेंट हो सकता है फ्रॉम द फाइन ऑफ ₹50,000, 50,000 से लेके 5 लाख तक, 5 लाख तक का फाइन उसको भरना पड़ेगा। दैट इज डिपेंड ऑन द विच काइंड ऑफ डिफॉल्ट ही इज डन। ओके, किस तरह का डिफॉल्ट उसने किया है उसके लिए उसको फाइन चार्ज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140 सब सेक्शन 2। अगर उसने प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो। गॉट इट? समझ में आया? एनी डाउट इन दिस नाउ? रिमूवल ऑफ ऑडिटर में दो तरह का मेन रिमूवल होता है। एक होता है कंपनी खुद ऑडिटर को निकालना चाहती है, या फिर दूसरा होता है ऑडिटर खुद रिजाइन देना चाहता है, बराबर। तो अगर कंपनी रिमूव कर रही है तो ADT 2 फॉर्म भरना है, और खुद रेजिग्नेशन कर रहा है तो ADT 3 फॉर्म भरना है। कंपनी अगर निकाल रही है तो अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 में प्रोसीजर दिया गया है, और ऑडिटर खुद रिजिग्नेशन करना चाहता है तो उसके लिए सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 में प्रोसीजर दिया गया है। गॉट इट? एनी डाउट इन दिस स्लाइड? एक बार पढ़ो स्लाइड पे क्या क्या लिखा हुआ है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। फॉर्म भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ओके। किसी को डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड। समझ में आया है तो अच्छी बात है। देन नेक्स्ट वन दैट इज द रेजिग्नेशन का ही है, 30 डेज। कंपनी अगर गवर्नमेंट ऑडिटर का बताया मैंने, और 5 लाख नेक्स्ट स्लाइड पे था क्या? मुझे लगा नहीं है। ये भी एक बार पढ़ लो, जो बताया मैंने डिटेल में वही है। रेजिग्नेशन अगर किया जा रहा है दैट इज इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अगर रेजिग्नेशन दे रहा है ऑडिटर तो फिर सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 उसको फॉलो करना है, और ADT 3 फॉर्म भर के देना है। और अगर गवर्नमेंट कंपनी का रेजिग्नेशन है ऑडिटर का तो उसको कैग को स्टेटमेंट फाइल करना है विथ रीजन। कंपलसरी बोला है, देखो यहाँ पे कंपलसरी यू हैव टू गिव द रीजन। ओके। एंड इफ द ऑडिटर फेल्स टू do the provisions as per the section 140 subsection 2, then the auditor shall be punishable with a fine of ₹50,000 which may be extended to ₹5 लाख। मतलब 50,000 से लेके 5 लाख तक का उसको फाइन भरना पड़ सकता है, एज पर द सिचुएशन। किस तरह का उसने झोल किया हुआ है अपना रेजिग्नेशन देने के लिए, है ना। कुछ लोगों को बहुत अच्छी जगह जॉब लगती है तो इसीलिए वो पहला कंपनी रिजाइन करना चाहते हैं, है कि नहीं। हुआ है सुनो, चल खाना खा ले। अब मेरी सुनो रही सबने खाना खाया बाबा। अंदर लोग तो सरों वाले कपड़े डाके थे। अरे मेरी हड्डी है बोल बच बच्चे। हाँ, कब तक लोग उछल कपड़े डाके थे बोल और बेटा। रीड किया सबने? एनी डाउट नाउ? देन लास्ट वन, रिमूवल ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 के अंडर भी कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है। सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 के अंदर भी एक आपको प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसमें क्या दिया हुआ है कि अगर कोई रिमूवल ऑफ ऑडिटर है,
ठीक है, रिमूव करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप रिमूव नहीं कर सकते. फॉर दैट स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड. अंडरस्टैंड. Special notice is required for the resolution of appointing as a auditor, okay, a person other than the retiring auditor. Retiring auditor को तो हम लोग रीअपॉइंट ही करते हैं ना, तो उसको छोड़ के बाकी वाला जो ऑडिटर्स रहेंगे उनके लिए. ओके. Then second one, that is sending the representation received from the auditor. मतलब क्या होता है कि on the receipt of the special notice, ओके, जो भी रिजोल्यूशन पास होगा तो उसका जो रिसिप्ट ऑफ नोटिस रहेगा, इन दैट केस द कंपनी हैज टू सेंड अ कॉपी ऑफ द of that particular representation to the रिटायरिंग ऑडिटर. तो रिटायरिंग ऑडिटर को उसका क्या करना पड़ेगा, वो स्पेशल नोटिस का और रिजोल्यूशन का कॉपी भेजना पड़ेगा. सेंडिंग द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द ऑडिटर, तो उसके बदले में उसको स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा कि क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है उसके पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के लिए या नॉट अपॉइंटमेंट के लिए. गॉट इट. देन मतलब क्या होता है कि जब उसको नोटिस मिलता है, व्हेन द वेयर द नोटिस इज गिवन, ओके, ऑफ द रिजोल्यूशन, ओके, एंड द रिटायरिंग ऑडिटर मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन इन अ राइटिंग टू द कंपनी. तो वो राइटिंग में क्या करता है, कंपनी को अपना रिप्रेजेंटेशन लिख के देता है और कंपनी को रिक्वेस्ट करता है फॉर इट्स नोटिफिकेशन कि वो आप नोटिफाई करो सबके सामने कंपनी में. बराबर. सो दैट दे आर नोटिफाइंग इन द रिजोल्यूशन. अंडरस्टैंड. एंड उसमें इंक्लूड करते हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेशन और कॉपी सेंड किया हुआ है ऑडिटर ने अपने आप को रीअपॉइंट करने के लिए, वो सारे मेंबर को आप क्या करो, नोटिफाई करो. और सारे मेंबर को सेंड करो, जो जो मेंबर मीटिंग में आने वाले हैं उनको सेंड करो, ताकि वो प्रिपेयर होके आएंगे ना. बराबर. उसका जो भी एप्लीकेशन रहेगा वो पढ़ के आएंगे सब लोग इसके लिए. बराबर. तो वो सेंडिंग द रिप्रेजेंटेशन होता है. Then next one, that is third one, that is the consequences of failure of auditor to send the representation. बराबर. क्योंकि आपको अगर रीअपॉइंटमेंट होना है, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट होना है या फिर अगर आपको रिमूव नहीं होना है कंपनी से, तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है. आपको अपने आप को इनोसेंट आपको प्रूव करना पड़ेगा ना. रिमूवल की बात हो रही है तो रिटायरिंग ऑडिटर का तो है ही, लेकिन उसको छोड़ के दूसरा ऑडिटर जिसको रिमूव किया जा रहा है, तो उसके लिए भी बोला गया है कि वो अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो राइटिंग में उसने रिप्रेजेंट करना चाहिए. लेकिन अगर वो फेल हो गया, उसने आपको रिप्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, उसने अगर एप्लीकेशन नहीं किया रिप्रेजेंटेशन का, कॉपी सेंड नहीं किया, देन क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ऑब्वियसली ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को इनोसेंट नहीं कर पाया, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो कंपनी अपना फाइनल डिसीजन ले लेगी और उसको रिमूव कर देगी. सो फॉर दैट पर्पज द ऑडिटर हैव टू रीड द रिप्रेजेंटेशन इन द मीटिंग. बराबर. एंड द कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो ही हैव टू फाइल विद द रजिस्ट्रार. ठीक है. अगर ये चीजें नहीं की तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा कंपनी से, एंड कंपनी इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन हिम, एंड कंपनी इज नॉट गोइंग टू अपॉइंट हिम. अंडरस्टैंड. एनी डाउट इन दिस. हाँ बोलो. मैम ये रिटायरिंग ऑफिसर के लिए है ना? क्या बोल रहे हो. ये रिटायरिंग ऑडिटर के लिए है ना? रिटायरिंग ऑडिटर के लिए भी है और अदर ऑडिटर के लिए भी है. लास्ट वाला कॉन्सिक्वेंसेस जो सेंडिंग रिप्रेजेंटेशन है ना, दैट इज फॉर रिटायरिंग ऑल्सो एंड फॉर अदर ऑल्सो. रिप्रेजेंटेशन दोनों को करना रहता है ना. समझा.
रिप्रेजेंटेशन दोनों को करना है। रिमूवल में बताया ना मैंने कि उसको भी प्रूव करने को, अपने आप को प्रूव करने का मौका देना पड़ेगा ना। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, उसके लिए स्पेशल नोटिस भेजा जाएगा उसको बुलाने के लिए। समझा? रिटायरिंग ऑडिटर, देखो रिटायरिंग ऑडिटर का क्या होता है, कभी कभी रिटायरिंग ऑडिटर का टर्म एक्सपायर होता है कि नहीं, जब वो रीअपॉइंटमेंट होने के लिए फिर से बोलता है, अप्लाई करता है, तो एट दैट टाइम द रिटायरिंग ऑडिटर का जो टर्म होता है ना, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है ना। फिर वो 5 साल का हो या 10 साल का हो, वो रिटायर, उसका जो टर्म है वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। सो वॉट एवर द केस मे बी, एज पर द कंडीशंस ऑफ दैट रोटेशन, तो उस रिटायरिंग ऑडिटर को भी स्पेशल नोटिस भेजा जाएगा। और यू कैन टेक इट एज अ कंफ्यूजन हो रहा है ना, सो नो, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक इट एज अ दिस 144 फॉर अ रिटायरिंग ऑल्सो, नो इश्यूज इन दैट। ओके, जस्ट फॉर टेक इट इज एज अ फॉर द रिटायरिंग ऑल्सो। अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है, दिस इज द रिमूवल प्रोसीजर फॉर द रिटायरिंग ऑडिटर। ओके, keep in mind that this section 140 subsection 4 is for retiring auditor, you can keep it in mind। ओके, तो उसके लिए रिटायरिंग ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड होगी फॉर रिजोल्यूशन पर्पस। ओके, कि वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने वाले हैं ऑन द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, इवन दो ही हैज कंप्लीटेड इज अ टर्म consecutive 5 years or 10 years, whatever the case may be। Okay, then the copy of this representation will be sent to the other members. And then last one, a representation that should be read by the auditor himself in the meeting, and copy of that registration he should submit with the registrar also। Any doubt now? All of you understand? No doubt? Confirm? So now see, whatever I told you, that is the right of duties, right of auditor, duties of auditor, qualification, disqualification, appointment, reappointment, removal, special audit, branch audit. All the points I have cleared to you. So I hope all of you understand. Rights क्या क्या है, duties क्या क्या है, स्पेशल ऑडिट क्या होता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन पावर्स क्या दिए गए हैं, रिपोर्ट कैसे बनाएंगे ब्रांच ऑडिटर में, ब्रांच ऑडिट और ब्रांच ऑडिटर, उसमें ब्रांच क्या होता है, अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, उसका ड्यूटीज पावर्स क्या है, रिपोर्ट कैसे होगा वो बताया। देन ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा, डिसक्वालिफिकेशन क्या क्या होता है वो बताया। देन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर द नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी बताया फॉर द फर्स्ट ऑडिटर। देन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर बताया, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी बताया, बराबर। देन कैजुअल वैकेंसीज को कैसे फिल किया जाएगा वो बताया। देन रेटिफिकेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है वो बताया। देन अगेन रीअपॉइंटमेंट क्या होता है वो बताया। रिमूवल ऑफ ऑडिटर का प्रोसीजर क्या है वो बताया। ठीक है, बराबर। So I hope I have cleared or I have told you each and every point of your syllabus। Okay, जो आपको यूनिट 4 में दिया हुआ है, जो जो यूनिट 4 में ये आपका सिलेबस है, देख लो कोई पॉइंट बचा है क्या, इज देयर एनी पॉइंट इज रिमेनिंग। आई होप कि एटलीस्ट आप लोग लिखते होंगे कि हम लोग लेक्चर में कौन से पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। अगर नहीं लिखा है तो वेरी गुड, व्हाट्सएप ग्रुप में है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर्स स्टार्ट होने के पहले आपको गूगल क्लासरूम का लिंक भेजा है, सब लोग ज्वाइन करो क्लास, ज्वाइन द गूगल क्लासरूम। ठीक है, लेक्चर होने के बाद फिर बाद में थोड़ी देर में मैं उसमें पीपीटी डाल देती हूँ। ठीक है, देन यू कैन प्रिपेयर अ नोट्स इजीली। लेक्चर रिकॉर्डिंग आई कांट सेंड बेटा, बिकॉज इट इज टेकिंग टू मच टाइम टू लोड। जैसे जैसे लोड होगा, अगर हो गया तो मैं भेज दूंगी, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। आपको एग्जाम के पहले मिल जाएगा, डोंट वरी, एक साथ सारे वीडियोस आपको एग्जाम के पहले मिल जाएंगे। ओके, तब तक मैं पीपीटी सेंड करती हूँ, आई विल ट्राई।
बट नॉट पॉसिबल। आप लोगों ने देखा ना, मेरा लैपटॉप ना बहुत स्लो हो गया है, और वायरस भी है शायद से, वायरस का भी प्रॉब्लम है। इवन वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल इज ऑल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन माई लैप। ओके, सो bear with this, and each and every day you have to prepare the notes. I told you na, don't prepare blah blah things. At least one or two line or meaning of the concept you can prepare ना। हाँ, अगर होगा तो मैं सेंड करेगी, जो होगा वो सेंड करेगी, नहीं तो फिर नहीं। आपको मिल जाएगा, वो ऑलरेडी कॉलेज के अकाउंट में जमा हो रहा है वो, तो फिर एक साथ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, एग्जाम के पहले, जैसे लास्ट टाइम दिया था ना। मैं फॉर्मेट नहीं कर सकती ना बेटा, इतना सारा इंपॉर्टेंट डेटा है ना कॉलेज का, तो मैं वो फॉर्मेट नहीं कर सकती। कॉलेज का काम चल रहा है ना फिलहाल, तो उसमें बहुत सारा डेटा है, तो इसीलिए डर लगता है। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। तो ओके, व्हाट इज इंडेमनिफाइड? इंडेमनिफाइड कल बताया था मैंने, कौन बताएगा आज? हाँ हाँ, ये पीपीटी सेंड करती हूँ मैं गूगल क्लासरूम में। ओके, तुम लोग ज्वाइन करो, मैंने गूगल व्हाट्सएप पे भेजा है लिंक। अभी बताओ, इंडेमनिफाइड, राइट ऑफ इंडेमनिफाइड मतलब ऑडिटर को कौन सा राइट है, क्या राइट दिया गया है? व्हाट काइंड ऑफ रेट, विच काइंड ऑफ अ क्लेम, किस चीज का क्लेम कर सकता है वो? हेलो मैम। हम्म। अगर ऑडिटर इनोसेंट है तो अपनी भरपाई मांग सकता है। हाँ, तो आपको ऐसा बोलना है कि अगर कोर्ट केस उसके खिलाफ होता है और कोर्ट में अगर वो इनोसेंट साबित होता है, तो फिर वो कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है, इस तरह का हक दिया गया है उसे। यस, इफ ही प्रूव हिमसेल्फ, PROOVE, प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट, देन ही कैन क्लेम अगेंस्ट द कंपनी। ओके, for the compensation also, and also he can file the case against the company। और इसके साथ साथ अगर ऐसा भी होता है कि अभी देखो, कंपनी ने को केस किया, ठीक है, कंपनी ने केस किया, तो अभी एग्जांपल बताती हूँ, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। अभी नम्रता है, ठीक है, नम्रता ऑडिटर है, मैंने क्या किया, मेरी कंपनी का ऑडिटिंग उसने बराबर से नहीं किया, तो मैंने नम्रता पे ना केस कर दिया, ऐसा हो गया। फिर नम्रता के पास ना वर्किंग पेपर था, तो उसने कंपनी में क्या किया, उसने भी वकील हायर किया अच्छा वाला, है ना, और वकील के थ्रू वो इनोसेंट प्रूव हो गई, तो उसने भी तो खर्चा किया ना। तो नम्रता का 10-15 हजार खर्चा हो गया लीगल केस लड़ते लड़ते, या 50 हजार खर्चा हो गया, ठीक है, मैंने मेरे साइड से खर्चा किया। तो फिर जब वो इनोसेंट, नम्रता इनोसेंट साबित हो गई, उसने अपने आप को प्रूव कर लिया कि आई एम इनोसेंट, देन शी कैन क्लेम दैट 50,000 रुपीज फ्रॉम द कंपनी ऑल्सो। उसका जो ये खर्चा हुआ है ना लीगल केस का, वो भी वो कॉम्पेंसेशन मांग सकती है, ये बात समझो, समझा? यस, कॉम्पेंसेशन वो होता है, लीगल केस का फीस का भी वो कॉम्पेंसेशन मांग सकती है कि जितना के हुआ है उतना, और फिर दूसरा अगर और भी उससे ज्यादा अगर वो मांगना चाहती है तो मांग सकती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट केस किया, तो मतलब क्या हो गया, उसका जो सीए का वैल्यू था वो डाउन हुआ कि नहीं, बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, तो वो भी वो मांग सकती है। क्लियर? इस तरह से। या फिर अगर वो नहीं मांग रही है, तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के ही खर्चे पे वो मुझ पे ही का केस कर सकती है, मेरी कंपनी पे, इस तरह से, जैसे वो चाहे फिर। अंडरस्टैंड? लाइक दैट। Yes, he or she can cover, demand all the charges. Yes, डिमैफेशन होता है क्या वो, या स्पेलिंग गड़बड़ लिखा? एक्चुअली लीगल वर्ड आई डोंट नो फॉर दैट। सो डिमैफेकेशन, डिमैफेशन होता है, क्या होता है, डिफेमेशन, डिफेमेशन होता है। देखो, इतना हाई फाई वर्ड आपको पता है, मेरे को तो पता भी नहीं था, है कि नहीं? अच्छा, लेकिन डिफेमेकेशन का इसकी यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है आपको, जस्ट यू कैन से कॉम्पेंसेशन ऑल्सो। बट दैट इज वेरी गुड कि आपको ये वर्ड पता है। अच्छा,
वेरी गुड, वेरी गुड। हमेशा अपने वर्ड का डिक्शनरी बनाते जाओ। ठीक है। देन, हाँ, क्लेम, क्लेम और चार्ज में क्या बताया था? राइट टू लीन, क्लेम और चार्ज। राइट टू लीन, क्लेम और चार्ज में क्या बताया था, बताओ। कौन है जो अभी ज्वाइन कर रहा है? बोलो जल्दी। राइट टू लीन और क्लेम चार्ज क्या था? नहीं पता, नहीं याद है किसी को? अगर याद नहीं है तो नो नो लिखो चैट बॉक्स में। किसको याद नहीं है? कल भी तो बताया था लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर जब हुआ था, कल या परसों। फिर से भूल गए? बोला था ना मैंने, लिख के रखो। हेलो मैम। हाँ बोलो। ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर के थ्रू जो क्लेम कर सकता है शायद। हाँ, यस। Lien is the right of an individual to retain the goods or securities in his possession. Yes, that is the claim. Okay. अभी यहाँ पे ये राइट क्यों दिया गया है? बिकॉज वॉट एवर द इंफॉर्मेशन ही इज रिकॉर्डिंग ऑन द वर्किंग पेपर, दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। बराबर? अंडरस्टैंड? तो कंपनी का इंफॉर्मेशन है, कंपनी बाहर जाने देगी क्या? नहीं जाने देगी। कंपनी फिर बोलेगी ये तो हमारा इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारे पेपर्स होने चाहिए। तो ऐसा कभी कभी अगर होता है, तो इसीलिए कंपनी को बोला गया है कि ये हक हमने ऑडिटर को दिया हुआ है कि ऑडिटर वर्किंग पेपर्स अपने चार्ज में, कस्टडी में रख सकता है, बिकॉज द ओनर ऑफ द वर्किंग पेपर्स इज द ऑडिटर। ऑडिटर वर्किंग पेपर्स का ओनर है। Yes, auditor can ask for the company's papers. Yes, because he has made that papers. He has maintained that record. ओके। इसीलिए ऑडिटर को वो प्रिंसिपल दिया गया है, दैट कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, he has to mention the maintain the confidentiality because he is having the company's details, more important information he is having. Understand? राइट टू रिसीव रेमुनरेशन क्या है? राइट टू रिसीव रेमुनरेशन, सैलरी। यस, वेरी गुड। ये ऑडिटर का हक है। ऑडिटर क्या फोकट में काम करेगा क्या किसी भी कंपनी का, किसी भी इंसान का? नहीं। So, whatever the services rendered by the chartered accountant as an auditor, against that he should receive the remuneration for that. Okay? So, he has a right to receive the remuneration. Yes. Receive the salary as a decided or as per the decided rules and regulations of the company. कि कितना देंगे, क्या देंगे वगैरह जो भी है, as per his position. बराबर? याद रहेगा सबको? तो इसी तरह से, यस, तो इसी तरह से आपको सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ड्यूटीज वगैरह रीड करो। यहाँ पे हमारा ये यूनिट खत्म होता है सारे पॉइंट्स के साथ। देखो कितना छोटा सा यूनिट था। यहाँ पे हमारा ये यूनिट खत्म हो गया है, एक यूनिट। तो अभी आपको उस पर पढ़ाई करनी है। ठीक है, इस यूनिट को मैं अभी सेंड कर देती हूँ गूगल क्लासरूम में, पीपीटी को। यू टेक द पॉइंट्स, मेक अ नोट्स। आई विल टेक अ टेस्ट ऑन दिस इन द नेक्स्ट वीक।